हाय गाइस, क्या हाल? ओके, सो प्रिपरेशन हो रही है, रिवीजन किया चैप्टर पॉलिनोमियल्स का। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर 3 के साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। गाइस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 to 6 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, उस पर बेस्ड आपको MCQ, मे बी 2 मार्कर 3 मार्कर, वी कैन एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, केस स्टडी भी आ सकती है। ओके, तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है अपने माइंड में। लीनियर इक्वेशंस करने के लिए आपको जो आपका 9th का बेसिक है लीनियर इक्वेशन का, वो पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है यार। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। ठीक है, इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी। ठीक है जी। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जिसकी वैल्यू पता नहीं है, अननोन्स जिसकी वैल्यू निकालनी है, वही वेरिएबल है। तो यहां पर अभी तक हमने जो किया है वो है सिंगल लीनियर इक्वेशन के बारे में, बट ग्रेड 10 में जो आपने किया है, आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस फाइंड किए, वेरियस मेथड्स यूज किए, वर्ड प्रॉब्लम्स किए, और उन बेसिस पे आपने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। ठीक है, सो आज हम एक क्विक रिवीजन लेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स की भी, एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगी, वो आपको मेमोराइज करने हैं। राइट, सो व्हेन आई टॉक अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर का मतलब ही हो गया दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है जी, तो x और y, क्योंकि दो वेरिएबल में मेरी इक्वेशन है, तो मेरे पास एक x है एक वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल मेरे पास y है। ठीक है, तो मेरे जो जनरल फॉर्म है वो क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है जी, और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम आपसे क्या पूछेंगे? हम आपसे पूछेंगे कि इनको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो। सॉल्व करो, सॉल्व करो का क्या मतलब? सोल्यूशन फाइंड करो। सोल्यूशन मतलब x और y की वो वैल्यूज फाइंड करो जो इन दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करे, और x और y की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करेगी, वो होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। राइट, अब ध्यान से देखना कि मेरे पास कौन कौन से मेथड्स हैं सॉल्यूशंस निकालने के लिए। ठीक है, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हो टू फाइंड द सॉल्यूशन, और अलजेब्राइक मेथड्स की मैं बात करूं तो अलजेब्राइक मेथड्स में हमारे पास दो मेथड्स आते हैं, वन इज सब्स्टिट्यूशन, द अदर वन इज एलिमिनेशन। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अब हम एक एग्जांपल से सीखेंगे। ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। मैंने क्या करना है? मैंने सेकेंड इक्वेशन से, या फिर आप फर्स्ट से भी उठा सकते हो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आप किससे उठाओगे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले लेना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी से ही लेना है। मैंने क्या किया? मैंने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू किसकी टर्म्स में निकाल ली? y की टर्म्स में निकाल ली। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं क्या करूंगी? जो x की वैल्यू मैंने निकाली है y की टर्म्स में, उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x की वैल्यू आई 3 माइनस 2y। अब मैं इसको कहाँ डाल दूंगी? फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगी। कहाँ पे? यहाँ पर 7 इंटू एक्स। अब जब मैंने 7 इंटू एक्स मतलब x की जगह मैंने 3 माइनस 2y डाला, अब वो पूरी इक्वेशन मेरी एक ही वेरिएबल में बन गई, जो हम जानते हैं हमें कैसे सॉल्व करनी है। हम ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में वो सीख कर आए हैं। सो 7 इंटू 3 21 माइनस 14y माइनस 5y इज इक्वल टू 2, एंड सॉल्विंग आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू 1। अब y1 मेरे पास आ गया है, लेकिन ये पेयर है तो मुझे दोनों की वैल्यू निकालनी है। दोनों मतलब मुझे x की भी वैल्यू निकालनी है, मुझे y की भी वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू y, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 माइनस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब जो दूसरा मेथड हमारा आ रहा है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कहता है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो और दूसरे की वैल्यू निकाल लो, और फिर उसको किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके जो दूसरा वेरिएबल रह गया है उसकी भी वैल्यू निकाल लो। अब एलिमिनेट कैसे करूं? कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में कोई वेरिएबल ऐसा होता है जिसका कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होता है, या फिर कोई साइन का डिफरेंस होता है, वहां तक तो ठीक है। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऊपर 4x दे रखा है, नीचे 3x दे रखा है, ऊपर 5y दे रखा है, नीचे 7y दे रखा है, तो कहीं पे भी मुझे कोएफिशिएंट सेम नहीं मिल रहा, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने से पहले हमें एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या बनाना होता है? सेम बनाना होता है। ठीक है, कैसे बनाओगे? फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। एग्जाम्पल से समझो, समझ में आ जाएगा। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू
7। आपने क्या करना है, आपने अब मैंने ये सोचा कि 2 और 4, तो मुझे पता है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 4 बन जाएगा और बाकी जो चेंज होगा होने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि इन दोनों की साइन सेम है तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, जो मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। बस इसमें एक गलती मत कर देना कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके मत छोड़ देना। अगर आप किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिमेंबर LHS और RHS दोनों को करना है, भूलना मत गाइस प्लीज। सो फर्स्ट इक्वेशन को करा 4x + 10y = 16, और मुझे पता था इधर 4x + 6y = 7 है, 4x प्लस का ही है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट। तो 4x - 4x इट विल गेट कैंसिल, 0 आ जाएगा, और 10y - 6y 4y and 16 - 7 is 9. तो in that case I will get y as 9/4, y आ गया। अब y की वैल्यू आने के बाद तो यार x की वैल्यू निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी डालकर y की वैल्यू x की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने सेकंड इक्वेशन में डाला है, आप चाहें तो आप फर्स्ट में भी डाल सकते हैं। सेकंड में सिर्फ इसीलिए डाला क्योंकि मैंने फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया था, तो आई चूज सेकेंड इक्वेशन इंस्टेड ऑफ फर्स्ट कि मैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालूं। बट ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के साथ। बेसिकली ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन आपको ओवरव्यू दे देगी इस टाइप का, इस पे भी बेस्ड आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशंस और इक्वेशंस। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस और इक्वेशन मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मैंने आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दे दी, ठीक है, मैंने आपसे कहा विदाउट रिप्रेजेंटिंग देम ग्राफिकली और विदाउट सॉल्विंग देम, आप मुझे बताइए कि क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। करता है तो क्या वो यूनिक है, क्या उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म इन्वॉल्व होती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है कि उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है कि वहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो जिस केस में मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, यूनिक मतलब सिंगल, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, और मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो इसमें आपके पास 3 केसेस आ जाते हैं। आपको किस तरह से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ओके, सो यहाँ मैंने इस टेबल में आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया है, और टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि यू विल बी आस्क्ड द नेचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे फर्स्ट में मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0। ठीक है, जो मेरी जनरल लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है ax + by + c = 0। तो वहां से आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 लेने हैं। a1 b1 c1 पहली इक्वेशन के होंगे, a2 b2 c2 दूसरी इक्वेशन के होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सबसे पहले अपनी रेशियोज कंपेयर किए, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, समझ गए। और a1 b1 c1 या a2 b2 c2 विद साइन उठाने हैं, x के साथ जो लिखा होगा y के साथ जो लिखा होगा उसको विद साइन उठाना है, साइन को भूल मत जाना। x - 2y = 0, 3x + 4y - 20, तो मेरा a1 क्या हो गया, 1, कुछ भी नहीं है तो वो 1 है, 1/3 -2/4, और इधर से आ जाएगा 0/-20। फिर आपने करना है अपने रेशियोज को कंपेयर। ठीक है जी, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों निकाल लिए। फिर मैंने चेक किया फर्स्ट केस में तो मेरे a1/a2 b1/b2 के इक्वल ही नहीं आ रहा था, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई। इस केस में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, जब आप दोनों लाइंस का ग्राफ बनाओगे सोल्यूशन टेबल बना के, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। इसका मतलब कि वो कहाँ मीट करती हैं, दे मीट एट अ सिंगल पॉइंट एंड दैट इज ओनली द सॉल्यूशन ऑफ दोज 2 इक्वेशंस। क्योंकि वही एक ऐसा पॉइंट होगा, वही x और y की ऐसी वैल्यू होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। समझ गए। सो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन के केस में आप कहोगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास फिर से दो इक्वेशंस हैं, हमने फिर से रेशियोज कंपेयर किए एंड व्हेन आई एम कंपेयरिंग द रेशियोज, अच्छा एक और बात, जब रेशियोज कंपेयर करोगे तो हमेशा सिंप्लीफाई कर लेना। फॉर एग्जाम्पल 2/4 आया तो 1/2 लिख लेना, भूलना मत उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेशियोज कंपेयर किए, मेरे तीनों रेशियोज सेम आ रहे थे, तीनों मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2 के इक्वल आ रहा है। जब ये तीनों इक्वल हैं इसका मतलब लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैपिंग, ठीक है। एक मैंने बनाई उसके साथ ही दूसरी जुड़ गई, ठीक है। तो उस केस में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन दैट केस व्हेन graphical representation is coincident lines. In that case also the system of equation is consistent, right? Third case, आपने कंपैरिजन किया, थर्ड केस में मैंने एक एग्जांपल लिया रैंडमली। आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी बुक में भी हैं और ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है आपको, ठीक है। 1/2, 2/4 एंड C1/C2 इज -4/-12। अब -4/-12 हो गया तुम्हारा 1/3, ठीक है। अब तुमने कंपेयर किया तो A1/A2, B1/B2 तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं आ रहे, C1/C2 के इक्वल नहीं आ रहे। तो अब ये कौन सा केस हुआ, दिस इज द केस वेयर द लाइन्स विल नॉट मीट ओनली, मतलब पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स कभी नहीं मिलती, तो अगर वो दोनों लाइन ऐसे हैं तो वो कभी नहीं मिलेंगी। कभी नहीं मिलेंगी मतलब उनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब नो सोल्यूशन का केस। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या मतलब है उसका कि x और y की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। याद रखनी है ये कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ 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 याद कर लो, स्ट्रेस मत लो। इस PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएगा एज प्रीवियस वीडियोस, बट प्लीज़ इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया जो टेबल अभी मैंने आपको कराई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, दे कैन आस्क, उन्होंने आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दे दिया, पूछा कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। और दे कैन आस्क कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, बिना ग्राफ बनाए बताओ, ठीक है। बिना सॉल्व करे बताओ कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। यूनिक है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन से कुछ भी पूछ सकते हैं। और दी अदर वे राउंड, वो क्या कर सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहां पे वो आपको बताएंगे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के, जैसे इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब फिर से वही बात आ गई, टेबल याद होगी तो ही ये कंडीशन आती होगी। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2 के इक्वल होगा। इन केस भूल जाते हो तो क्या करो, दिमाग में बिठाओ, कोइंसिडेंट मतलब यार एक के ऊपर एक आ रही है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स हैं तो हर केस में रेशियो सेम ही होगा ना। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या केस होगा कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल होंगे। इक्वेशन उसने आपको दे रखी है दोनों, जस्ट आपको फिगर आउट करना है A1 क्या है, A2 क्या है और उसका रेशियो ले लिया, ठीक है। B1 इज 3, B2 इज 2 के -1, आपने वहाँ पे उसका रेशियो ले लिया और आपके पास C1 हो गया -7 विच इज़ योर कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन और इधर से हो गया -4k+1। यहाँ से आपने C1/C2 ले लिया, माइनस माइनस कट हो गया, ठीक है। अब आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन लिखनी है, ये नहीं भूलना। देखो टॉपिक आता है, तुम्हें कंडीशन पता है, तुम्हें सॉल्व कर दिया, तुमने आंसर भी दे दिया, बट प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम लोग प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, ठीक है। तो जब ये मेरे नोट्स आप अपने डाउनलोड करेंगे और उन्हें पढ़ेंगे तो प्लीज़ वो प्रेजेंटेशन सीख लेना कि पेपर में अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो प्रेजेंटेबल बनाओ उसको, कि सामने वाले को देखते ही समझ में आ जाए कि अरे यार इसको तो आता है, ठीक है। रैंडमली कुछ भी मत लिख के आ जाना। सो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस द कंडीशन इज
a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जो वैल्यूज मैंने पीछे से निकाली हैं मैंने पुट कर दी। अब ये तीन इक्वालिटीज हैं, तो एक बार इन दोनों को ले लिया, एक बार इन दोनों को ले लिया और उन दोनों को सॉल्व कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और दोनों तरफ से वैल्यू क्या आ रही है 5। ठीक है, सेम ही आनी चाहिए दोनों तरफ से वैल्यू, अदरवाइज आप कॉमन वाली वैल्यू लेंगे जो दोनों में आएगी। नेक्स्ट इज अ वर्ड प्रॉब्लम विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें सोल्यूशन बहुत आसान है निकालना, बस इक्वेशन बनानी थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चन कह रहा है हमें उसके हिसाब से ही प्रोसीड करना है। ओके, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एंड मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे क्या करते हैं, अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए डायरेक्टली वो फ्रैक्शन लेट करते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी दिस। नहीं यार, फ्रैक्शन है, उसमें न्यूमरेटर है, उसमें डिनोमिनेटर है, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है तो तुम भी करो ना। ठीक है, तो जब सोल्यूशन लोगे तो सोल्यूशन में न्यूमरेटर बताओगे, डिनोमिनेटर बताओगे, फिर फ्रैक्शन बताओगे। ये बेसिक स्टेप्स हैं। फिर कह रही हूँ प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप वर्ड प्रॉब्लम में जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में एल्जेब्राइकली उनको इक्वेशंस को लिखना है, दे नहीं रखी हैं, तो वो कैसे आई, क्वेश्चन क्या कह रहा था, वो एक्सप्लेन तो करोगे ना। ठीक है, तो लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y एंड फ्रैक्शन विल बी x by y। पहली कंडीशन कि इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर इट बिकम्स 1/2। 2 न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिनोमिनेटर पे कोई इफेक्ट नहीं आया, कोई इफेक्ट नहीं आया, तो x माइनस 2 अपॉन वाई किसके इक्वल हो गया, इट बिकम्स 1/3, बिकम्स 1/3। कोई रिडक्शन नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली क्या बन रहा है 1/3। मैंने उसको 1/3 से इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंपल सी इक्वेशन निकाल ली। दूसरे केस में वो कह रहा है इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इसका मतलब न्यूमरेटर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, न्यूमरेटर जो ओरिजिनली था वही का वही है, न्यूमरेटर x ही है, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया और वो फ्रैक्शन क्या बन गया 1/2। अब ये क्वेश्चन कहे रिड्यूसेस टू 1/2, मतलब वो 1/2 ही है, रिड्यूसेस बाय मतलब जो ओरिजिनली था उसमें से 1/2 माइनस हो गया। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना फिर करना। सो 2x इज इक्वल टू y माइनस 1, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब कहानी आती है, इक्वेशन तो बन गई, इक्वेशन बनाने के बाद उनको सॉल्व करना है। नाउ इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली योर चॉइस वर्ड प्रॉब्लम में कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं सोल्यूशन निकालने के लिए। यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3x माइनस वाई 6, 2x माइनस वाई माइनस 1, क्लियरली दिख रहा है ये माइनस वाई है, ये भी माइनस वाई है। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो दूसरी इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हेन आई एम सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो 3 यहाँ से साइन चेंज होकर ये कट हो गया, 3x माइनस 2x आपके पास क्या आ गया x, और 6 + 1 7। अब इस वाले साइन को भूल जाना, जब साइन चेंज कर दिया तो ऊपर वाले साइन को भूल जाओ। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 7। सो y कैसे निकालोगे, इससे निकाल लो या उससे निकाल लो, किसी भी इक्वेशन से निकाल लो। y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, सॉल्विंग इट y इज कमिंग 15। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन 7/15। अब तुमने x निकाल दिया, तुमने y निकाल दिया, पर तुम फ्रैक्शन निकाल के ही नहीं आए, तो क्वेश्चन का एक पार्ट तुमने किया ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने तुमसे क्या पूछा था, फाइंड द फ्रैक्शन, तुमने फ्रैक्शन ही नहीं निकाला, तो वो गलत है। गलत क्या है, वो हाफ डन है, तो वो भूलना नहीं है। जो क्वेश्चन कर रहे हो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, जब सोल्यूशन फाइनल कर रहे हो, आंसर लिख रहे हो, उसको हाईलाइट करो अगर आप श्योर हो कि आपका आंसर करेक्ट है। नहीं भी जो भी सिचुएशन है आंसर हमेशा हाईलाइट करो, सो दैट आपको भी याद आ जाए क्वेश्चन ने क्या पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ो। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो आप इसको थोड़े ज़्यादा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आई विल आस्क एवरीबडी टू फोकस ऑन दिस, कि मेरे पास एक नंबर है, कोई भी 2 डिजिट नंबर की मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 45। 45 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 40 + 5। 40 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 10 × 4 + 5। मतलब अगर मैं 45 की बात करूँ, 45 में यूनिट डिजिट क्या है 5, टेंस डिजिट क्या है 4, तो 10 × टेंस डिजिट प्लस 1 डिजिट करके हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 2 डिजिट नंबर। और अगर मैंने इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया मतलब 45 का मैंने क्या कर दिया 54 कर दिया,
तो 54 को कैसे लिख सकती हूँ? 50 + 4। तो बेसिकली जब रिवर्स कर देते हैं डिजिट्स को तो यूनिट डिजिट टेंस डिजिट बन जाती है और टेंस डिजिट वंस डिजिट बन जाती है। समझ गए? फॉर्मूला वही रहता है 10 × टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, बट जब हम डिजिट्स रिवर्स करते हैं तो टेंस और यूनिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, भूलना नहीं है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सम ऑफ द डिजिट्स, तो पहले लेट तो करो, यूनिट डिजिट क्या है, टेंस डिजिट क्या है, नंबर क्या होगा। तो लेट यूनिट्स डिजिट बी x, टेंस बी y, सो ओरिजिनल नंबर इज 10 × टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। पहली लाइन नहीं बोला कि यूनिट और टेंस डिजिट का सम कितना है 8, तो फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत इजीली फॉर्म हो गई। सेकेंड इक्वेशन में वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द डिजिट मतलब जो पहले यूनिट थी वो अब 10 बन गई, टेंस यूनिट बन गई। तो अगर पहले नंबर 10y + x था तो रिवर्स करने के बाद नंबर क्या होगा 10x + y, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 18। जस्ट सिंप्लीफाई द इक्वेशन और आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में मैंने देखा ऊपर प्लस का x है, नीचे माइनस का x है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, दोनों को ऐड कर दो, x और x ऑटोमेटिकली आपके पास कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। y आ गया, किसी भी इक्वेशन में y डाल दो, x आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उसने पूछा फाइंड द नंबर, x और y की वैल्यू निकाल के उसको छोड़ के मत आ जाना, नंबर निकालना है। नंबर कैसे निकालोगे? जो x था, जो y था, x क्या था मेरा यूनिट डिजिट, y क्या था टेंस डिजिट, तो नंबर क्या हो गया 53। डन, इजी, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम एक फील्ड हो गई, एक्सपेंडिचर एक हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है। और इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर, मतलब सपोज अगर मैंने 50,000 रुपीज़ मेरी इनकम है, ठीक है, मैंने कमाया है 50,000 रुपीज़ और मैंने 20,000 स्पेंड कर दिया, वो मेरे खर्चे हो गए, ठीक है। 50,000 में से जब मैंने 20,000 माइनस किया तो कितना रह गया 30,000। अब 30,000 मैंने बचा लिया, वो मेरी क्या है सेविंग है। तो सेविंग कैसे निकलती है इनकम में से एक्सपेंडिचर। पर कहानी क्या है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है। अब मैंने जितनी इनकम मेरी है और जितना मैंने एक्सपेंडिचर किया है, तो जो सेविंग मेरी है वो मेरे केस से होगी और उसकी सेविंग उसके केस से होगी, ठीक है। तो ये इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन होगी कि आप जब लेट करेंगे, जब आप लेट कर रहे हैं कि इनकम को क्या लेट करूं, क्योंकि रेशियोज दे रखे हैं, मंथली इनकम के रेशियो दे रखे हैं और मंथली एक्सपेंडिचर के, पर दो लोगों के बारे में बात कर रहा है, एक पर्सन ए और एक पर्सन बी है। तो एक इक्वेशन पर्सन ए की बनेगी और दूसरी इक्वेशन पर्सन बी की बनेगी, दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक है। वो कह रहा है कि दोनों की सेविंग 5,000 है, पर्सन ए की भी 5 है और पर्सन बी की भी 5 है, ठीक है। तो पर्सन ए की सेविंग पर्सन ए की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर को माइनस करके मिलेगी और पर्सन बी की इनकम और एक्सपेंडिचर को माइनस करके उसकी। तो और जब आप इसमें लेट करोगे तो एक्स और वाई को कैसे लेकर आऊं, इनकम का रेशियो दे रखा है 9:7, तो उसको 9x और 7x ले लिया और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 4:3, उसको 4y और 3y ले लिया, ठीक है। दोनों केस में फर्स्ट पर्सन ए की बात करूं तो 9x और 4y सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और इधर से 7x - 3y, दोनों को किया इक्वल टू सेविंग। अब फिर से वही बात आती है, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, यू कैन यूज एनी मेथड टू सॉल्व दिस, ठीक है। मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करा है, आप कोई भी कर सकते हो। मैंने एलिमिनेशन क्यों किया मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, मुझे पता था फर्स्ट को 3 से कर दो, सेकंड को 4 से कर दो, इजी हो जाएगा, 12 कैंसिल हो जाएगा, और साइन भी दोनों सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, याद हो गया, दोनों साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एलिमिनेट करना है तो एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का, ठीक है जी। सो यहाँ पर आपके पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अच्छा जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन को करना, सिर्फ LHS को मत कर देना, और जब इसको कर रहे हो तो इसको भी पूरी को करना। तो फर्स्ट को हमने किससे कर दिया 3 से, सेकंड को हमने कर दिया 4 से, और हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना है, और साइन चेंज सिर्फ इसका नहीं करना, सबका करना है। तो 27 - 28 इज -1, तो -x इज -5,000, सो x इज कमिंग 5,000। बट उसने x नहीं पूछा था,
उसने पूछा दोनों पर्सन की इनकम कितनी है, तो हमने 9x और 7x लेट किए थे, तो 9x और 7x की वैल्यू x डाल दो, आंसर आ जाएगा 45,000 और 35,000। ठीक है, सो गाइज हियर आई एम एंडिंग विद द वीडियो ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैंने बहुत ही क्विक आपको एक रिव्यू दे दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। ठीक है, आई हैव जस्ट गिवन यू अ स्टार्ट। आपको और प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस पूछने हैं, करने हैं। ठीक है, जो डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। ट्यूशन कार्ड पे पाठशाला फॉलो कर लो चैनल। ठीक है जी, सारी वीडियोस मिलने वाली हैं सारे चैप्टर की। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।